नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा में आपका फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किस्से का नाम है राजा राम। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार का था। यह डेट इसलिए मुझे याद है क्योंकि इस दिन हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में थे। अक्सर आप बहुत सी जगहों को या बहुत सी डेट्स को याद नहीं रखते। ये डेट इसलिए भी मुझे याद है क्योंकि इस दिन एयर इंडिया का IC 814 विमान जो काठमांडू से चला दिल्ली की ओर हाईजैक कर लिया गया और कंधार लेके जाया गया। साल 1999 का था और इस वक्त मैं रेगुलर जॉब ना करते हुए फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स कर रहा था। तो खास बात यह रहती है कि अगर आप फ्रीलांसिंग असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपका कोई शेड्यूल नहीं होता। ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें खराबी यह है कि आपका शेड्यूल कोई नहीं होता और शेड्यूल ना होने के साथ साथ इनकम भी आपकी फिक्स नहीं रहती। तो कभी कभी जहां बहुत समय आपको काम नहीं मिल पाता, वहीं कभी कभी बम्पर क्रॉप भी हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ एक असाइनमेंट्स किए तो एक साथ काफी सारा पैसा आ गया। तो फिर प्लान बना कि चलिए अब थोड़ा पैसा पास है तो कहीं घूम आया जाए। बहुत समय से मैं और मेरी वाइफ हम लोगों का खजुराहो टेम्पल देखने का ख्वाब था। तो सोचा चलिए अब इतना पैसा हो गया है कि कम से कम खजुराहो तो जाया जा ही सकता है। तो वीरवार को, थर्सडे को ये प्लान बना और फ्राइडे को हम सुबह रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। तो 24 दिसंबर 1999 फ्राइडे के दिन हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और हमने जाकर टिकट काउंटर वाले बाबू से कहा कि दीजिए हमें भोपाल जाना है क्योंकि वहां से हम खजुराहो जाएंगे। तो इस पे टिकट जो काउंटर पे आदमी बैठा था वो हंसने लगा और बोला कि अगर आपको खजुराहो जाना है तो आप भोपाल क्यों जाते हैं, आप लोग झांसी जाइए, क्योंकि झांसी से खजुराहो कुल करीबन 180 किलोमीटर है। हम तत्काल में टिकट ले रहे थे तो हमने कहा कि देखिए ऐसा कोई सेट प्लान तो है नहीं, और अगर आप कह रहे हैं कि खजुराहो के लिए झांसी बेहतर है तो हम झांसी चलते हैं। तो हम लोग झांसी की टिकट ले ट्रेन में बैठे और अपने सफर पर निकल पड़े। दिल्ली से झांसी पहुंचने में करीबन 6-6.5 घंटे लगते हैं और किस तरह की ट्रेन है, सुपर फास्ट है नहीं, उस हिसाब से अमूमन 6-6.5 घंटे में आप झांसी पहुंच जाते हैं। मेक माई ट्रिप, यात्रा, गूगल, इस तरह की चीजों का सहारा उस समय था नहीं। तो अक्सर आप लोगों से बातचीत कर, रेलवे इंक्वायरी में बात कर, इन सब बातों का पता लगाते थे। तो सफर बढ़िया था, ट्रेन की सफर का पूरा आनंद उठाया जा रहा था और अब हम झांसी पहुंचने वाले थे। तो झांसी पहुंचने से कुछ समय पहले से ही आपको अपने एक और पुराने महल, पुराने खंडर और पुराने किले दिखने लगते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ उन किलों को देखकर खूब खुश हो रहे थे और हमें लग रहा था कि देखिए ये अच्छा है, इस तरह की चीजों में हमें रुचि भी है और कुल मिलाकर ये बढ़िया ट्रेवल रहने वाला है। अभी हम खिड़की से बाहर देखने में मग्न थे कि टिकट कलेक्टर साहब आए हमारे पास। टिकट का आदान प्रदान हुआ, हमने उन्हें टिकट दिखाई। इस बीच मैं उनसे कुछ बातचीत करने लगा जानकारी लेने के लिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इस तरह के पुराने किले, पुरानी चीजों में रुचि है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप खजुराहो के साथ साथ एक और छोटा शहर है जिसका नाम है ओरछा, आप वहां भी जा सकते हैं। तो पहली बार हमने ओरछा का नाम सुना। अब जैसा कि मैंने बताया कि गूगल की सुविधा थी नहीं, तो ओरछा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का कोई और तरीका था नहीं। तो हमने थोड़ी सी जानकारी टिकट कलेक्टर बाबू से ली और फिर मन बनाया कि देखिए खजुराहो तो जाना ही है, और जैसा कि टिकट कलेक्टर बाबू ने बताया कि झांसी से जब आप निकलेंगे तो ओरछा बीच में पड़ता है।
तो ये मौका बढ़िया है, तो देखा जाए कि ओरछा में क्या है, किस तरह का शहर है, और फिर अगर वो पसंद नहीं आता तो खजुराहो का सफर जारी रखा जा सकता है। दिन के समय हम झांसी स्टेशन पर उतरे। झांसी से हमने एक कैब बुक की और पहले से कंडीशन लगाया कि देखिए ओरछा से निकलेंगे और अगर ओरछा में रुकना हुआ तो फिर आप हमें ओरछा ड्रॉप कर दीजिएगा, और अगर ओरछा हमें पसंद नहीं आया तो फिर हम आपके साथ खजुराहो तक अपना सफर जारी रखेंगे। झांसी से ओरछा करीबन 13-14 किलोमीटर है। या तो आप मिर्जापुर झांसी जो हाईवे है वो ले सकते हैं, या टीकमपुर करके एक दूसरा रास्ता भी है। खैर हमें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, और फिर हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर थे जिन्हें इन सब इलाकों के बारे में बेहतर जानकारी थी। तो हम लोग ओरछा की तरफ निकले, मेन हाईवे पर आए और झांसी ओरछा रोड से ओरछा की तरफ जाने लगे। जैसा कि मैंने बताया ये कुल 13-14 किलोमीटर है, और जैसे ही हमने पहले 10 या 11 किलोमीटर लिए, वहां से फिर एक रास्ता ओरछा के लिए कटता है, आपको नेशनल हाईवे छोड़ना पड़ता है। और उन दिनों 1999 की ये बात है, तो उन दिनों सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता था और ये इलाके काफी निर्जन रहते थे। तो जैसे ही आप हाईवे से कट के ओरछा शहर की तरफ जाते हैं, दोनों तरफ जंगल है और ये एक सुनसान सड़क है, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो आपको ओरछा लेके जाता है। तो हम ओरछा पहुंचे और हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें यह बताया था कि ओरछा में केवल 2-3 बड़े होटल हैं और पता लगाया जाएगा कि अगर किसी जगह हमें ठहरने की व्यवस्था हो जाती है तो ओरछा में रुका जाएगा, नहीं तो खजुराहो की तरफ अपना सफर जारी रखा जाएगा। ओरछा पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ 2 बड़े रिजॉर्ट हैं, जिसमें से एक बेतवा रिजॉर्ट और दूसरा ओरछा पैलेस या ओरछा पैलेस रिजॉर्ट। ओरछा पैलेस रिजॉर्ट में जगह तो थी, लेकिन जो उनका टैरिफ था वो हमारे बजट से बहुत ऊपर था। तो हमें लगा अभी काफी दिन का प्लान है और आगे खजुराहो जाना है, तो देखिए ये तो बजट में फिट नहीं हो रहा है। बेतवा रिजॉर्ट में जगह नहीं थी। इसके अलावा हमने 1-2 होटल्स और देखे, पर कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हमें लगा कि ठीक है साहब, देखने में शहर अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे हम शहर के बीच से गुजर रहे थे, हमें काफी किले, मंदिर ये सब दिखाई दे रहे थे। छोटा सा शहर था, एक सड़क जो आपको ओरछा पैलेस तक लेके जाती है और उसके दोनों तरफ छोटे छोटे घर और एक छोटी सी मार्केट। हाँ, जिस चीज ने हमें बहुत प्रभावित किया वो मंद मंद गति से बहती बेतवा नदी। मन तो कर रहा था कि यहां रुका जाए और इस छोटे से शहर को एक्सप्लोर किया जाए, पर अभी ठहरने की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो हमने अपने कैब ड्राइवर को कहा कि साहब अभी चलते हैं खजुराहो, देखेंगे कभी बाद में ओरछा आते हैं। तो इस बीच कैब के ड्राइवर ने हमें कहा कि देखिए मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर जिनका एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, अगर आप कहें तो मैं वो दिखा दूं आपको। हालांकि हमारे मन में काफी तरह की शंका थी कि क्या किसी छोटे गेस्ट हाउस में रुका जाए या ड्राइवर की बात पे विश्वास किया जाए, पर फिर हमने कहा ठीक है, चांस लेके देखा जाए, हो सकता है कि वो जगह अच्छी हो। तो कैब ड्राइवर हमें उस छोटे से गेस्ट हाउस में लेकर गया और जैसा कि ड्राइवर ने कहा था, ये एक सच में छोटा सा गेस्ट हाउस था। शायद 4 या 5 कमरे, एक छोटी सी ओपनिंग थी। उस ओपनिंग से आप बाहर निकले तो एक छोटा सा कोर्टयार्ड था जिसमें एक छोटा सा गार्डन था और उसके साथ लगे 4 या 5 कमरे और फिर एक किचन या एक छोटा सा हॉल। दूसरी बात यह थी कि ये गेस्ट हाउस अभी बन रहा था, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो इसे देखकर ना तो हम प्रभावित हुए और ना ही हमारा ये मन किया कि यहां रुकें। तो हमें लगा कि चलिए साहब निकला जाए और अब खजुराहो जाया जाए, क्योंकि उस समय आप जब ट्रेवल करते थे तो पहले से कोई प्री बुकिंग और इस तरह का चलन था नहीं। तो हम
मान के चल रहे थे कि खजुराहो बड़ा शहर है, बहुत से होटल हैं, तो किसी ना किसी होटल में जगह मिल ही जाएगी। जैसे ही हम इस गेस्ट हाउस से निकलने के लिए तैयार हुए, या यूं कहें कि हम निकलने लगे जैसे ही, तो उस गेस्ट हाउस का जो मालिक था उसने मुझे पीछे से आवाज लगा के कहा कि अज्जू भैया, आपको यहां कोई कष्ट नहीं होगा, ये अच्छी जगह है। तो मैं ये सुनकर हैरान हो गया। बहुत ही नजदीकी लोग जो हैं, जो मुझे बचपन से जानते हैं, वो मुझे इस पेट नाम से बुलाते हैं। तो मुझे बिल्कुल ये मालूम नहीं हुआ कि किस तरह ये बात शंभू जानता है, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक है, लेकिन मुझे ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अपनापन सा लगा। और जिस प्यार से उसने मुझसे ये कहा कि देखिए, आपको हम कोई कष्ट होने नहीं देंगे यहाँ पे, तो मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी वैसे भी शाम हो गई है और 170-180 किलोमीटर है खजुराहो, तो हम अब पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएंगे, तो चलिए यहाँ पे रुक के एक आध दिन देखा जाए और फिर खजुराहो जाया जाए। तो हमने कैब ड्राइवर साहब को अलविदा कहा, उनका भुगतान किया और हम शंभू भैया के गेस्ट हाउस में रुक गए। थोड़ी देर के बाद हम लोग गेस्ट हाउस से बाहर निकले और शहर को देखना शुरू किया। एक सड़क जो आपको शहर लेके जाती है, वहीं पे बाजार है और आसपास आपको किले और मंदिर ये सब दिखते हैं। अगले दिन उठे तो शंभू भैया ने हमसे कहा कि देखिए साहब, ओरछा को देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोग साइकिल किराए पे लें। अक्सर जितने भी टूरिस्ट यहां आते हैं वो यही करते हैं। तो हमने उनकी बात सुनी, साइकिल किराए पर ली और साइकिल को धीरे धीरे पैडल मारते हुए ओरछा ढूंढना शुरू किया। अब ओरछा की खास बात यह है कि, और बड़ी हैरत में डालने वाली बात भी है, कि यहां पर जितने भी टूरिस्ट हमें नजर आए वो सारे विदेशी थे। दूसरी बात यह कि यहां पे सभी दुकानदार बहुत ही मिलनसार थे। आप किसी भी दुकान पे रुकिए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि वो आपको बरसों से जानते हैं। तो ओरछा में हमें मजा आने लगा। हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। हम लोग पुराने रूइंस को देखा, ओरछा किले में गए, ओरछा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करी। दूसरी शहर की सबसे जो खास बात है वो ये है कि यहां पर राम भगवान नहीं है। ये एकमात्र ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां पर राम को राजा का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए वहां पे जो राम का टेम्पल है उसका नाम है राजा राम। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है, किस तरह बुंदेल की राजधानी बनाया गया इसे, और बुंदेलों ने यहां पे राज किया, और किस तरह फिर यहां पे जो राजा थे और रानी थी, उनमें से एक किशन के भगत थे तो रानी राम की भक्त थी। तो फिर ये एक पूरी कहानी है कि क्यों यहां पर राजा की तरह पूजा जाता है राम को, भगवान की तरह नहीं। और ये एक बेहतरीन टेंपल भी है। ओरछा से अब हमें प्यार होने लगा था। गेस्ट हाउस में हमारे साथ कमरों में सारे विदेशी लोग थे। बगल वाले कमरे में एक फ्रेंच कपल, उसके आगे एक ब्रिटिश, और कुल मिलाकर आपको केवल और केवल विदेशी लोग यहां दिखाई देंगे। हम जब सड़कों पर निकलते थे तो हमसे लोग ये सवाल पूछते थे कि आप किस देश से हैं, और जब हम हिंदी में जवाब देते थे तो वो हमसे कहते थे कि आप हमारी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। पहली शाम को हमने IC 814 हाईजैक की खबर भी सुनी, जिसने हमें थोड़ा बेचैन तो किया, पर फिर लगा कि हम तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो हम इसी उम्मीद में थे कि ये जल्दी से खत्म होगा और सब सवारियां जो है सकुशल अपने घर लौट पाएंगी। तो ओरछा में अब हमारा एक नियम था, हम सुबह सुबह निकलते थे, साइकिल पर सवार हो
पूरे शहर को एक्सप्लोर करते थे। कभी बेतवा नदी के किनारे बैठते थे तो कभी किसी टेम्पल को घुमाते थे। और अब इस जगह से धीरे धीरे हमें बहुत लगाव हो चला था और कहीं ना कहीं खजुराहो जाने का मन अब था नहीं। तीन चार दिन या यूं कहें कि 30 तारीख तक या 31 तारीख तक हम अब ओरछा में ही थे। अब हमें ओरछा में आए हुए एक हफ्ता हो चला था और पता ही नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया। दिन भर हम बस शहर को एक्सप्लोर करते रहते, आसपास के इलाकों में जाते और मजा आ रहा था ओरछा में। 31 की रात थी, न्यू ईयर्स ईव, और हमारा प्लान बन चुका था। जो फ्रेंच कपल हैं वो भी न्यू ईयर ईव को लेके काफी एक्साइटेड थे। जो अकेला ब्रिटिश टूरिस्ट था वो भी हमारे साथ जुड़ चुका था प्लान में। तभी हमें ये खबर भी मिली कि हाईजैक में जितनी भी सवारियों को बंदी बनाया गया था उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। तो खुशी थोड़ी ज्यादा हो गई। तो फिर प्लान बना कि हम लोग इंडियन खाना बनाएंगे और फिर फ्रेंच कपल अपने साथ कुछ टिंट फूड लेकर आए थे। तो हमने शंभू भैया से कहा कि आज आप रात को ये जो गार्डन है यहीं पे एक थोड़ा बॉनफायर का इंतजाम कीजिए और आज का डिनर यहीं होगा और कुल मिला के न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर नए साल का वेलकम जो है इसी तरीके से किया जाएगा। करीबन 8:30-9 बजे की बात है। हम लोग सब आग के आसपास बैठे हुए थे। बातचीत का सिलसिला शुरू था। कितने में बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। क्योंकि गेस्ट हाउस की एक छोटी सी ओपनिंग थी और ओपनिंग के बाद ये गार्डन था जिसके साथ लगकर सारे कमरे थे। तो ये एक तरीके से कॉमन पैसेज था। शंभू भैया भी हमारे साथ बैठे हुए थे। तो जैसे ही आवाज हुई दरवाजे पर, उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक दंपति है, एक हस्बैंड वाइफ, मिडिल एजेड। और जैसे ही वो अंदर आए, क्योंकि शायद एक कमरा उनके नाम पर बुक था, शंभू को इसकी जानकारी थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आए तो हमने देखा कि उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है।